class we were discussing the structure of alkenes and I told you people कि अगर आपके पास cumulated double bond type structure है इस तरीके से, right? और आपके पास even number of double bonds है, even number of double bonds, जैसे कि यहाँ पर ये structure है। इस केस में जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का वो नॉन प्लेनर होता है, ये सबको क्लियर था। एंड वी डिस्कस्ड कि इवन नंबर में नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, बट आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास यहाँ जो ग्रुप्स लगे हैं, ग्रुप्स हैज टू बी ऑपोजिट इन द सेंस कि ए और बी, यहाँ जो दो ग्रुप्स लगे हैं, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। ये चीज आप लोगों को जो है थोड़ी ध्यान रखनी है। अगर ऐसा होगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये वाले जो ग्रुप्स है ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो मेरा कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, राइट। बट वहीं पे अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, और इस केस में चाहे यहाँ जो टर्मिनल्स पे ग्रुप लगे हैं वो सेम है या नहीं है, वो तो बात की बात है, बट क्योंकि और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, ये वाला स्ट्रक्चर मेरा क्या बन जाएगा बेटा, प्लेनर बन जाएगा। और प्लेनर होने की वजह से इसके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। वी डिस्कस दिस। बट हमने यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को समझाई थी लास्ट क्लास में कि वन पाई बॉन्ड कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय अ रिंग, कैन बी टेकन इक्वलेंट टू अ रिंग। वी डिस्कस दिस। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था वो था रिंग चेन आइसोमर्स का, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था आपने, रिंग चेन आइसोमर्स, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड वाला एल्कीन होता है, लेट्स से आपके पास है C3H6 एल्कीन, तो ये अगर आप इसको एल्कीन बनाते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है और दूसरा स्ट्रक्चर इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ हो सकता है साइक्लोप्रोपेन टाइप, राइट। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 ही है। मतलब जब मेरे पास इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं तो आप या तो एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक पाई बॉन्ड वाला, या फिर एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं रिंग का। तो मतलब हर पाई बॉन्ड को आप एक रिंग से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यही सेम चीज एलीन्स के केस में भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, दिस, राइट। अब इस केस में अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को या तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर एलीन जैसा है ना, देखो कैसे, ये कार्बन एक ग्रुप H है, एक ग्रुप CH3 है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी एक ग्रुप H है, एक ग्रुप CH3 है। आप देख सकते हैं इसके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, और साथ में देखेंगे जो टर्मिनल पे ग्रुप है वो जो है बराबर नहीं है। मतलब ये वाला कंपाउंड आपकी नजर में ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर क्या होता है इस केस में, नॉन प्लेनर होता है ना। अब या तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो, नहीं तो इसी के इक्विवेलेंट आप इस तरीके का भी जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हो। ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब बस आपको ये देखना है कि स्ट्रक्चर बनाए कैसे मैंने। आप ये देखेंगे ये जो बीच वाला कार्बन है ये एग्जैक्टली यही वाला कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के राइट हैंड साइड पे भी एक पाई बॉन्ड है, तो मैंने वही करा है, इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी रिंग बना दी, राइट हैंड साइड पे भी रिंग बना दी। अब रिंग बनाने के लिए एक छोटी से छोटी रिंग 3 कार्बन की तो होगी एटलीस्ट, है ना, 3 कार्बन से छोटी तो कोई रिंग बनती नहीं है, तो एटलीस्ट इंक्लूडिंग दिस आई शुड हैव 3 कार्बन। इसलिए मैंने ये वाला स्मॉलेस्ट एल्कीन लिया, एलीन लिया है, जिसको मैं रिंग के फॉर्म में जो है दिखा सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कार्बन ये हो गया, ये वाले जो 2 कार्बन है ये दो कार्बन हो गए, यहाँ वाले ये जो 2 कार्बन है ये 2 कार्बन हो गए। मतलब दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रक्चर, राइट। आप इस स्ट्रक्चर को भी आप एक बार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये तो सिमेट्रिकल सा दिख रहा है, हर जगह से सेम दिख रहा है ना, बट ये हर जगह से सेम नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर समवॉट लाइक यही वाला स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। तो आपको ये सारी चीजें जो है इनको देखनी पड़ती है। ये वाला स्ट्रक्चर भी एल शेप्ड होगा, और एल शेप्ड होने की वजह से ये भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा।
कोई डाउट है? नो मैम। ऑलराइट, तो या तो आप बस ये समझ लीजिए एक पाई बॉन्ड एक रिंग। हो सकता था कि मैं इस स्ट्रक्चर में ऐसा भी कर सकती थी कि ऐसे रखूं और यहां एक रिंग बना दूं। दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू दीज टू स्ट्रक्चर्स ओनली, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है, ये वाला पार्ट तो सेम रखा और इस कार्बन से ये वाले पार्ट पर रिंग बना दिया, तो ये भी सेम है और ये भी सेम तरीके से एल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर ही हमारे पास होगा और ये भी हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, हैविंग ऑल दिस नॉलेज, थोड़े से एग्जांपल्स करके देखते हैं लीव्स के ऊपर ही और पता करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा कंपाउंड में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑल्सो लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी वो ये था कि अगर आपके पास देखिए प्लेनर वाला स्ट्रक्चर है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ये ग्रुप सेम है या नहीं है मुझे पता नहीं चलेगा, फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होना है। बट अगर मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है जो नॉन प्लेनर होता है, बट इन स्ट्रक्चर्स में अगर ए और बी सेम हो गए, तो इस कारण से इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर जो है एग्जिस्ट करेगी। तो इफ ए एंड बी आर सेम, देन individual plane of symmetry will exist. Individual plane of symmetry will exist. तो individual plane of symmetry exist करेगी, that will make the compound inactive. ये भी याद रखें, ठीक है। और ये तो हमेशा इनएक्टिव होना है, इसमें तो ग्रुप सेम है या नहीं है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमेशा ही हमारा क्या रहना है, इनएक्टिव रहना है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? चले आगे, कैन आई रिमूव दिस? मैम अभी बोलो, लिखना है? हाँ अक्षर, हम बस 5 मिनट जल्दी कर ले बेटा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस वाले फैक्ट से अवेयर हैं? SIR इफेक्ट कितनों को पता है? नहीं तो मैं बेसिक से शुरू करूं एक बार। दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आइडिया है इस इफेक्ट के बारे में या यू पीपल वांट मी टू डिस्कस फ्रॉम द बेसिक्स? अक्षर रिमूव कर दूं? अब वीडियो से लिख लो जब कल वीडियो आएगी ना। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट SIR इफेक्ट। यस, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया अबाउट SIR इफेक्ट? प्रांजय को कोई आइडिया है? अस्मी, वसुंधरा, नो मैम। चलिए एक बार बेसिक से शुरुआत करते हैं। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या कहता है? सी द मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो रेजोनेंस इज मॉलिक्यूल शुड हैव प्लेनरिटी इन इट। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। जब तक मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा उसके अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना में नहीं देख सकते। मॉलिक्यूल हैज टू बी प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसके अंदर रेजोनेंस होगी। ठीक है, एक केस बता रही हूँ SIR का जो इसी के साथ जो है रेलेवेंट है। लेट्स से मेरे पास एक बेंजीन रिंग है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बेंजीन रिंग प्लेनर है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं हर कार्बन आपका क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज। और जब हर एक चीज sp2 हाइब्रिडाइज होगी तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। तो ये एक बेंजीन रिंग है जो प्लेनर है। इसके एक और बेंजीन रिंग मैं इसके साथ जोड़ रही हूं लाइक दिस, राइट। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं बायफिनाइल्स। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं बेटा बायफिनाइल्स। नाउ एक चीज आपको याद रखनी है, जो बायफिनाइल
प्लेनारिटी एग्जिस्ट। कैसे? क्योंकि जैसे मैंने बोला ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, ये स्ट्रक्चर भी प्लेनर है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर हुआ, ये प्लेनारिटी वाला स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड इस तरीके से अपनी रिंग में रेजोनेंस दे रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते डबल सिंगल डबल वाली कॉन्जुगेशन है ना। सिमिलरली ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, यहाँ पर भी एक तरीके से कॉन्जुगेशन जो है एग्जिस्ट कर सकती है, और ये पूरा स्ट्रक्चर में जो है कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो टू बेंजीन रिंग्स आर एक्चुअली रेजोनेटिंग विद ईच अदर। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं SIR का इफेक्ट जो है लगाऊंगी। मैंने आप लोगों को पहले ये समझा दिया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा बाइफिनाइल्स का, इसमें प्लेनर एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्लेनारिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसके अंदर रेजोनेंस है ना। सोचो अगर यही स्ट्रक्चर में मैं कुछ वेरिएंस कर दूं, कैसे? जैसे दो बेंजीन रिंग मैंने लगा दी, इस बेंजीन रिंग के यहाँ पर और यहाँ पर, इस बेंजीन रिंग के भी यहाँ पे, मतलब दोनों बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशंस पे मैं बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स लगा देती हूँ इस प्रकार। देखिए, तो NO2 एक बड़ा ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, COH भी एक बड़ा ग्रुप है, बल्की ग्रुप है। तो जैसे ही मैंने बल्की ग्रुप्स लगाए, अब क्या होगा? अब होगा कि ये वाले जो बड़ा ग्रुप है और ये जो बड़ा ग्रुप है, ये दोनों आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन की वजह से स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, और इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये स्ट्रक्चर जो है नॉन प्लेनर बन जाएगा। मतलब ये जो दो बेंजीन रिंग्स है, दे विल मूव टू डिफरेंट प्लेन्स, ताकि जब ये डिफरेंट प्लेन में जाए तो इन दोनों बड़े ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए, और डिस्टेंस बढ़ जाए तो इनके बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके। तो नॉन प्लेनारिटी एग्जिस्ट here because of bulky groups present on two benzene rings ortho positions. And this basically this non-planarity makes the structure again L-shaped. ये स्ट्रक्चर भी फिर से मेरा L शेप हो जाता है, मतलब आप इसको देखोगे तो ये फिर से ऐसे एग्जिस्ट करेगा जैसे मैंने कल आपको एलीन टाइप बताया था। तो आप मानेंगे एक बेंजीन रिंग इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है और एक बेंजीन रिंग इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे इनके ग्रुप्स प्रेजेंट है। बट क्योंकि ये L शेप्ड है तो ये वाले दो ग्रुप्स और ये वाले दो ग्रुप्स एक तरीके से आप देख सकते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के साथ साथ ना होके ना एक दूसरे के ऊपर से हो रहे होंगे, परपेंडिकुलर शेप में होंगे। एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये नॉन प्लेनारिटी ही इम्पोर्टेंट है मेरे कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी लाने के लिए, है ना। तो सोचो अगर ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा होता, खाली बेंजीन, जो खाली बेंजीन है बेटा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि खाली बेंजीन मैंने आपको बोल दिया प्लेनर है, और कुछ आपको इसके अंदर दिखे ना दिखे, पर आपको इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलेगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो मतलब ये इनएक्टिव है। और अगर जैसे बाइफिनाइल मैंने आपको बताया इस तरीके से, क्योंकि अगेन मैंने आपको बोला ये प्लेनर है, इसका मतलब ये भी इनएक्टिव है, राइट। नो मैटर ये इनमें क्या है, पर जो भी स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, ये तो आप गांठ बांध लीजिए इस बात को, प्लेनर स्ट्रक्चर तो इनएक्टिव होगा। हो सकता है उसके अंदर आपको कुछ और नजर ना आ रहा हो, लेकिन उसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, तो वो इनएक्टिव होगा ही होगा। तो ये बाइफिनाइल इनएक्टिव है। बट ये वाला बाइफिनाइल जो मैंने यहाँ बनाया है, जिसके ऑर्थो पोजिशंस इस तरीके से है, ये वाला कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर नॉन प्लेनारिटी एग्जिस्ट कर रही है, और नॉन प्लेनारिटी इसके डिससिमेट्री को रिलेट कर रही है। और हमें ये पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इफ अ कंपाउंड इज डिससिमेट्रिकल एंड दैट इज द ओनली कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी काइंड ऑफ, आई विल से कि अगर उसे ऑप्टिकल एक्टिव होना है तो यही उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन, और ये कंपाउंड ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो रही है? चले आगे। नाउ एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, हमें खाली ऑर्थो पोजीशन पे होता है? नहीं, हाँ मतलब ऑर्थो पर ही होता है, अभी मैं समझा रही हूँ, इसी पर आ रही हूँ मैं। नेक्स्ट चीज
नाउ जैसे हमसे अभी ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए ये जो दो बेंजीन रिंग्स हैं, इनको नॉन प्लेनर बनाने के लिए इनके यहाँ पे जो ये ग्रुप्स लगे होने चाहिए, वो ग्रुप से स्टेरिक रिपल्शन मुझे करानी होगी, है ना। तो स्टेरिक रिपल्शन सिर्फ तभी होगा जब बड़ा ग्रुप प्रेजेंट हो नियरर टू अनदर बड़ा ग्रुप, है ना, मतलब दोनों बड़े ग्रुप्स क्लोजर डिस्टेंस पर। और इसके लिए जरूरी है कि ये ऑर्थो पोजीशंस पे ही लगे हों, मतलब यहाँ ऑर्थो पोजीशन का होना जरूरी है। अगर इस तरीके से मैं कुछ बनाऊं, सोचो आप कि यहाँ मैंने एक बड़ा ग्रुप लगा दिया, लेट्स से COH, ठीक है, पर इस बेंजीन का बड़ा ग्रुप कहीं पीछे लगा हुआ है, तो इनके बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर आप ऑर्थो को छोड़ के मेटा या पैरा पे चलते हैं, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से चाहे कितने भी बड़े ग्रुप लग जाए, उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन नहीं आएगा, है ना। स्टेरिक रिपल्शन आने के लिए जरूरी है कि अगर एक बड़ा ग्रुप यहाँ लगा है, उसी दूसरे बेंजीन रिंग पे वो बड़ा ग्रुप उससे क्लोजर डिस्टेंस पे हो, और वो अचीव सिर्फ तभी होगा जब ये ऑर्थो पोजीशन जो है वो ब्लॉक्ड होगी, ठीक है। मैम इसमें स्टेरिक का क्या मतलब है? किसका? स्टेरिक रिपल्शन में स्टेरिक का मतलब? स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़, क्राउडिंग। स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे होती है ना, वो वही होती है बेसिकली। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ स्टेरिक को। तो स्टेरिक इज एक्चुअली रिलेटेड टू वैन डर वाल। नाउ वैन डर वाल से थोड़ा सा कैसे रिलेशनशिप है मैं बताती हूँ। जैसे आप लोग बोलते हैं ना वैन डर वाल फोर्सेस, व्हाट आर दीज वैन डर वाल फोर्सेस? ऐसे फोर्सेस होते हैं जो नॉन बॉन्डेड स्पीशीज के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इसका मतलब इस संसार में हर एक चीज दूसरी चीज से जो है बॉन्डिंग बना रही है, ठीक है। इवन दो उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा, मुझे कोई इस तरह केमिकल बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन नॉन बॉन्डेड के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि वैन डर वाल है, जो कि मुझे ये कहता है कि नॉन बॉन्डेड स्पीशीज भी एक दूसरे के जरूरत से ज्यादा पास नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के जरूरत से ज्यादा पास आएंगे तो उनके अंदर स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा। स्टेरिक इज रिलेटेड टू वैन डर वाल फोर्सेस, कि वैन डर वाल फोर्सेस जो होते हैं ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए वैलिड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडिया, जो आप पीरियोडिसिटी में बात करते हैं। अगर ये दो मॉलिक्यूल्स इस वैन डर वाल रेडिया से कम डिस्टेंस पर होंगे तो ये दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को ही हम लोग स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये एक बड़ा ग्रुप है बल्कि, ये भी एक बड़ा ग्रुप है बल्कि, ये दोनों नॉन बॉन्डेड है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब नहीं आ सकते। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन दोनों के वैन डर वाल रेडियाई से कम है तो इनके अंदर स्टेरिक रिपल्शन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। और ये वैन डर वाल रेडियाई जो होता है उससे कम सिर्फ तभी अचीव हो पाता है जब ये दोनों ग्रुप आपस में ऑर्थो पोजीशंस पर हो। बात समझ आए? तो ये इसलिए नेसेसरी है कि आपके पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो है बाइफिनाइल्स होनी चाहिए एंड ऑर्थो ग्रुप्स नीड्स टू बी बल्की, राइट। अब बल्की का मतलब एक चीज और बता रही हूँ, देखो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना OH टाइप, ये वाले OH, मैंने यहाँ लेट्स से OH NH2 लगा दिया। OH and NH2 groups are considered as non-bulky. They are not bulky. इनको हम बल्कि नहीं मानते, they are not bulky. बल्कि ग्रुप्स कैसे? या तो आप कोई एल्काइल ग्रुप लगा दो, CH3 भी लगाओगे तो वो बल्कि माना जाएगा, COH बल्कि माना जाता है, ठीक है, CONH2 बल्कि माना जाता है। कोई भी इस तरीके से आप देख रहे हो पॉलीएटॉमिक बड़े बड़े ग्रुप्स जो होते हैं, NO2 हो गया, ये सारे, इनफैक्ट SH को आप थोड़ा सा बल्कि मान सकते हो क्योंकि S का साइज जो होता है O के साइज से जो है बड़ा होता है, ठीक है। PH2 को भी आप बल्कि मान सकते हो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का साइज छोटा है बट P का साइज तो बड़ा है, तो आप इन सबको बल्कि मान सकते हो। तो ये बल्कि ग्रुप्स इस तरीके से जो है हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एक चीज मैं और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ डिस्कस करूंगी, जैसे कभी कभी जरूरी, देखो अगर आपको ये स्ट्रक्चर को कंप्लीटली नॉन प्लेनर बनाना है, कंप्लीटली एकदम प्रॉपर एल शेप बनाना है, तो ये भी जरूरी है कि चारों जगहें बल्कि ग्रुप से घिरे हैं, ऑल द 4 प्लेसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ एक बल्कि ग्रुप है और यहाँ एक बल्कि ग्रुप है, खाली ये, ठीक है, हालांकि बल्कि है बट इसकी ये वाली 2 पोजीशंस खाली, यहाँ पे बल्कीनेस नहीं है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा नॉन प्लेनर होगा बट बहुत ज्यादा नॉन प्लेनारिटी वो अचीव नहीं कर पाएगा। इसका स्ट्रक्चर फ्लक्चुएट करता रहेगा बीइंग प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। व्हाई? बिकॉज दीज 2 वैकेंसीज आर एम्प्टी हियर। तो अगर आपको कंप्लीट नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर चाहिए तो सबसे पहली चीज दोनों के ऑर्थो पोजीशंस ऑक्यूपाई होनी चाहिए और चारों के चारों पोजीशंस हमारे बल्कि ग्रुप से ऑक्यूपाई होने चाहिए, तभी हम लोग इसको कंप्लीटली नॉन प्लेनर की कैटेगरी में मानेंगे।
वहां तक बात सबको समझ आई? मैम ये लास्ट वाला बेटर बता दीजिए। दिस वन, इसको मैंने बोला कि यहाँ पे तो H ग्रुप प्रेजेंट है ना, H तो नॉन बल्की होता है, H इज नॉट बल्की। बल्की ग्रुप सिर्फ यही है और सिर्फ 2 ही बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बल्की ग्रुप जो है इस स्ट्रक्चर को नॉन प्लेनर बना रहे होंगे, बट ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली एल शेप्ड टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में बल्की ग्रुप है, स्टेरिक रिपल्शन इनके बीच में हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रही। एक तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊं तो अब ये देखो, ये H मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग यहाँ पे क्या हो सकती है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है ना। तो जब आपने ये 2 बल्की ग्रुप्स लगाए ना, तो ये मॉलिक्यूल जो है, अगर आप इन ग्रुप्स को चाहे ऐसे भी लगा दो, यहाँ पे COH और यहाँ पे COH, तो ये अपने आप को रोटेट करके ना इस तरीके से रख लेगा, क्योंकि इस तरीके से बल्की ग्रुप्स तो है बट इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है ना, और इस वजह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली एल शेप नहीं होगा। ये नॉन प्लेनर और बीइंग प्लेनर के अंदर जो है फ्लक्चुएट करता है। तो आप इसको कंप्लीटली एल शेप जो है नहीं बोल सकते। कंप्लीटली एल शेप बनने के लिए चारों वैकेंसीज बड़े बड़े बल्की ग्रुप से क्या होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए। यहाँ तक हम वो फ्लक्चुएट का रेजोनेंस की वजह से होएगा? नहीं, रेजोनेंस नहीं, रोटेशन की वजह से। ये रोटेशन हो सकती है ना सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग, तो ये प्लेनर नॉन प्लेनर दोनों बन सकता है। दैट इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ओके। नाउ इसी चीज को आगे लेते हुए ध्यान दीजिएगा इन 2 स्ट्रक्चर्स की तरफ। यहाँ जैसे हमने बनाया NO2, यहाँ हमने लिखा COH, यहाँ हमने लिखा NO2, यहाँ हमने लिखा COH, ठीक है। NO2 COH COH NO, NO2 NO2 COH COH। अब आप मुझे बताइए क्या लगता है इस स्ट्रक्चर में, व्हाट डू यू थिंक, डू आई हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्या इस स्ट्रक्चर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है मेरे पास? बताओ भैया। नो मैम। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दिखनी, ये देखो। अच्छा, हाँ। है तो सही है ना प्रतीक? अस्मी, लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है? और मैम ये नॉन प्लेनर नहीं है? हाँ, नॉन प्लेनर तो होगा। चलिए सुनिएगा ध्यान से, इस स्ट्रक्चर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इवन दो इट इज लुकिंग कि यार यहाँ मैं अगर मिरर लगाऊं तो ये NO2 सेम है, ये COH सेम है, ये तो आपका स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, पर इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे क्यों? क्योंकि जैसे अभी बताया कि ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, नॉन प्लेनर। ये एल शेप्ड, ये बनाया ऐसे गया पर ये है तो एल शेप्ड। तो अगर एल शेप्ड होगा तो इसके अंदर आप कभी मान ही नहीं सकते कि इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेन, इवन तो आपको दिख रही है यहाँ बगल में सेम ग्रुप से, कंफ्यूज मत होना। ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होने की वजह से इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अगेन ये भी सेम केस है, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज आल्सो नॉन प्लेनर। नाउ व्हाट अबाउट दिस स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर में ये एग्जैक्टली एलिन टाइप समझो, जैसे पिछली क्लास में समझा था कि कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर एंटायर स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन इस वाले में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्योंकि ये 2 ग्रुप सेम है, और इस वाले में भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्योंकि ये वाले 2 ग्रुप सेम है। बट दिस स्ट्रक्चर will have individual plane of symmetries.
के अंदर इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो खास बात वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एलीन में देखा था हम लोगों ने कि अगर आपका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता भी है, बट अगर एक ही बेंजीन में दो ग्रुप सेम आ जाते हैं, इस बेंजीन में भी दो ग्रुप सेम आ जाते हैं, तो इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से मेरा स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों से बाइफिनाइल्स और एलीन्स का एक सिंपल सा जो केस मानूं, तो मैं ये बोलूंगी कि suitably substituted एलीन्स ब्रैकेट में लिखेंगे having even double bonds or double bonds and suitably substituted biphenyls are ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है कि अगर आप एलीन बना रहे हो तो ए बी जो दो ग्रुप्स लगा रहे हो, बस ये ध्यान रखो कि ए बी बराबर नहीं होने चाहिए। और अगर आप बाइफिनाइल्स बना रहे हो, बल्कि ग्रुप्स आपने ऑर्थो पोजीशंस पे लगाए हैं, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो ए और बी सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये है और इनमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तो मेरा इस तरीके के बाइफिनाइल्स और इस तरीके के जो एलीन्स होंगे वो बिना सोचे समझे 100% ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरीके का सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। इस बात क्लियर टिल नाउ? यस मैम। राइट, यहां तक हमें बात समझ आई प्लेन ऑफ सिमेट्री की। आगे चलते हैं बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरफ, क्योंकि टेक्निकली मुझे बस यही दो चीजें देखनी होंगी मॉलिक्यूल के अंदर, और अगर ये दोनों चीजें मेरी मॉलिक्यूल के अंदर एब्सेंट हैं तो मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो डिससिमेट्रिक है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे मैंने बोला कि एक ऐसा सेंटर है, जैसे आप मानो एक ऐसा सेंटर जिससे अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाऊं, डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शंस में मुझे सेम ग्रुप मिले, तो वो होगा मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लगा दिया Me, यहाँ पे मैंने लगा दिया Me, यहाँ मैंने लगा दिया H, यहाँ मैंने लगा दिया H, यहाँ मैंने लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। अब देखिए इस वाले डायग्राम में इस सेंटर को, इस सेंटर से अगर आप इस तरह ऊपर डायगोनली गए तो वहीं नीचे डायगोनली आपको सेम ग्रुप दिख गया। सिमिलरली यहाँ से भी सेम ग्रुप दिख रहा है, यहाँ से नीचे और ऊपर सेम ग्रुप दिख रहा है, यहाँ से भी आप दिख रहे हैं, नीचे से ऊपर आपको सेम ग्रुप दिख रहा है। तो ये वाला एलिमेंट मेरा क्या हो गया? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये पर्टिकुलर जो हो गया मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक अप दिस एग्जांपल। आगे पिछला वाला फिर से बता दीजिए। आगे बता रही, पहले ये समझ लो, इससे वही क्लियर हो जाएगा। देखो ये सेंटर मानो एक, इस सेंटर से इस डायगोनल पे गए और इस डायगोनल पे गए, सेम ग्रुप, डायगोनली सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे भी देखिए सेम ग्रुप। इसी से अगर आप यहाँ नीचे की तरफ गए तो सेम ग्रुप, और यहीं से ऊपर की तरफ गए तो फिर से सेम ग्रुप। यहीं से ऊपर से जब इस सेंटर के थ्रू होकर मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, सेम ग्रुप मिल रहा है। मतलब ये वाला एलिमेंट फिर से मेरा क्या, ये वाला पॉइंट मेरा फिर से क्या हो गया? सेंटर ऑफ सिमेट्री। यही चीज यहाँ पे, यहाँ से अगर आप यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं मिथाइल, एग्जैक्टली सेम नीचे मिथाइल, यहाँ से नीचे गए मिथाइल एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे ऊपर, मतलब नीचे गए H और एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे ऊपर H। यहाँ से ऊपर गए फ्लोरीन, यहाँ से एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे नीचे भी फ्लोरीन है। यहाँ से ऊपर गए क्लोरीन, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे नीचे भी क्लोरीन है। तो जब आप एक पॉइंट से डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे जाओ और आपको सेम ग्रुप मिले, तो वो वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है अक्षत? मैम तो जब COL देखते हैं तो उसमें सारे डायग्राम्स देखने पड़ेंगे? हाँ, सारे तरीके से। जैसे अब एक बेंजीन की बात करते हैं। देखो बेंजीन के बारे में तो आपको पहले से ही पता है ना कि बेंजीन नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर है, ये बात तो पक्की है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, और एक नहीं हजार होंगे, क्योंकि देखो ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है, लेकिन इसके साथ सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ से यहाँ गए सेम ग्रुप, यहाँ से यहाँ 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 सेम ग्रुप। तो बेंजीन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करता है। तो हालांकि जब आपको ऑप्टिकल इनएक्टिविटी बता रहा है तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कंपाउंड को इनएक्टिव बना देता है ना, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री किन किन में आ रहा है वो जानना जो है थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो एक और बढ़िया चीज दिखाती हूँ। CH3 मैम ये हाँ जी, बेंजीन नॉन प्लेनर है। सॉरी प्लेनर है, प्लेनर। इस स्ट्रक्चर को देखिए, अब इस स्ट्रक्चर में आपको ये तो पता है कि ये नॉन प्लेनर है ना, क्योंकि एलीन विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, लेकिन इसके अंदर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ये वाली इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ये वाली इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। एक चीज और याद रखना बेटा, एलीन्स एंड बाइफिनाइल्स नेवर हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये वो एलीन्स और ये वो वाले बाइफिनाइल्स हैं जो कि नॉन प्लेनर होते हैं। मतलब ऐसा एलीन जो कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रख रहा है, ऐसा बाइफिनाइल जिसके ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि अगर ये नॉन प्लेनर है मतलब ये एल शेप होंगे, तो इनको कभी आप डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में देख ही नहीं पाओगे क्योंकि स्ट्रक्चर ही एल शेप है ना। तो इनके अंदर कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। हालांकि आपको कभी कभी ऐसे ग्रुप दिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक स्ट्रक्चर ये बाइफिनाइल का बनाया था, इसमें काफियों को कंफ्यूजन हो सकती है, इनका पेपर के टाइम हो भी जाती है, जैसे ये NO2 है ना। हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, किसी भी तरीके से नॉन प्लेनर है। बट कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है पेपर के टाइम कि मैम इसके अंदर तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, देखो, बट ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, नॉन प्लेनर, एल शेप्ड। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये सारी चीजें छोटी छोटी सी हैं जो स्टीरियोकेमिस्ट्री को बहुत डिफिकल्ट बना देती हैं, बट अगर हम अपना दिमाग खोल के चलेंगे ना एग्जाम में और नर्वस नहीं होंगे तो हम पकड़ लेंगे। ध्यान रखना मेरी बात को, इसमें जरूर लग सकता है एक बार को सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इज दैट क्लियर टिल नाउ? मैम ये 2 पेयर सारा बता दे। क्या ये वाला? क्यों मैंने बताया इंडिविजुअल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स है ना, तो इस वाले ये एल शेप होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इस प्लेन में, और एक इस प्लेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसकी वजह से और इस प्लेन में इसकी वजह से। क्या दिक्कत है?